वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स अकेडमी। आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स के टॉपिक इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक हम स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स, ये जो फिनोमेना है ये कैपेसिटर के केस में कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए, यानी कैपेसिटर की एनर्जी स्टोरेज को बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं। मटेरियल को हमने तीन कैटेगरी में क्लासिफाइड किया था, एक कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर, फिर सेमीकंडक्टर। कंडक्टर जो है वो करंट को कंडक्ट करता है, यानी कि जिससे करंट गुजर सकता है क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि इंसुलेटर है वो करंट कंडक्ट नहीं करता, जैसे कि रबड़ है, प्लास्टिक है, ड्राई वुड है, एक्सेट्रा। सेमीकंडक्टर है ये एक अलग चीज़ है, हम इलेक्ट्रॉनिक के अंदर उसको हम पढ़ेंगे। उसके लिए जो ना तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के लिहाज से बिल्कुल अलग है, वो हम पढ़ेंगे, उसको यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं उसको हम कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर के अंदर करंट पास हो सकता है। इंसुलेटर में करंट पास नहीं होता क्योंकि इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्ड होते हैं। हम जानते हैं जो मैटर है वो एटम पर मुश्तमिल होता है। एटम किस पर मुश्तमिल होता है? एटम जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल होता है। तो चाहे कंडक्टर है चाहे इंसुलेटर है, जो चीज़ें जगह घेरती है, वजन रखती है, उसको हम मैटर कहलाते हैं। मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है। जो कंडक्ट करता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जो कंडक्ट नहीं करता उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, बाउंड इलेक्ट्रॉन है। जब बाउंड है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ से करंट पास नहीं होगा। ये जो इंसुलेटर है इसको हम बाज़ दफ़ा डाई इलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, 1% का फ़र्क है, लेकिन तकरीबन ये दोनों सिमिलर ही है, इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है। लेकिन फिर भी 1% डिफरेंस की वजह से डाई इलेक्ट्रिक है, ये हमारे कैपेसिटर बनाने में काम आता है और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हम बढ़ाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इस फिनोमेना को समझते हैं, व्हाट इज़ पोलराइजेशन। एक और बात बताता चलूँ कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर फिजिकल ऑप्टिक्स में, तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए। ये बात मैं भी आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जो फर्स्ट ईयर में आपने पोलराइजेशन ऑफ लाइट पढ़ा था फिजिकल ऑप्टिक्स के अंदर, उस पोलराइजेशन में और इस पोलराइजेशन में कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि वो जो वेव के अंदर जो पोलराइजेशन है बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। तो लिहाजा आपने कभी भी इसको रिलेट करने की कोशिश नहीं करना। डाइइलेक्ट्रिक इज अ टाइप ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन बाउंड होते हैं, पॉजिटिव चार्ज के सेंटर के ऊपर नेगेटिव चार्ज का सेंटर होता है और इनमें डिस्टेंस 0 होता है, कोई डिस्टेंस नहीं होता। अगर आप इंसुलेटर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान डिस्टेंस नहीं आता, फिर भी पॉजिटिव का सेंटर नेगेटिव के सेंटर पे ही होगा। लेकिन कुछ इंसुलेटर ऐसे हैं जिनको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो फील्ड में रखने से पहले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो एक ही जगह में लाई कर रहा था, लेकिन जो ही हम उन टाइप के इंसुलेटर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है उनके दरमियान डिस्टेंस आ जाता है। यानी कि जब हम एक खास किस्म के इंसुलेटर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर पहले जुड़ा हुआ था, अब ये दोनों में थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाएगा। अब डिस्टेंस आने से क्या होगा, एक एंड पर जो है पॉजिटिव चार्ज होगा, एक एंड पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो यानी कि डाईपोल, दो पोल, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल। अब पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान डिस्टेंस आ गया। ये जो डिस्टेंस है क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। इस डिस्प्लेसमेंट को हम डाईपोल मूवमेंट कहते हैं। इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, ये आपने याद रखना है। हमने एक डाइइलेक्ट्रिक को दो मेटल प्लेट के दरमियान रखा है और इस मेटल प्लेट को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है और इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है। यानी कि इस डाइइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। पहले ये जो डाइइलेक्ट्रिक के पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर जुड़ा हुआ था, तो इस पॉजिटिव प्लेट ने नेगेटिव चार्ज को, डाइइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है उसको अपनी तरफ खींचा। इस नेगेटिव प्लेट ने डाइइलेक्ट्रिक के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको अपनी तरफ खींचा। इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान एक सेपरेशन आ गया। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ है, जबकि यहाँ पर जो चार्ज के, डाइइलेक्ट्रिक के चार्ज के दरमियान सेपरेशन आने से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है। डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक की वजह से
एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई है, यहाँ पर उसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। सो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हैवी होती है, ग्रेटर होती है। डाइलेक्ट्रिक ने जो फील्ड पैदा किया है उससे ये ग्रेटर है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर 10 है तो डाइलेक्ट्रिक की वजह से जो फील्ड पैदा हुआ है उसकी वैल्यू 6 है। तो अगर आप ई एक्सटर्नल में से ई डाइलेक्ट्रिक को निकाल दें, सपोज 10 में से 6 को निकालेंगे तो बाकी 4 वैल्यू बची। इसका मतलब ये हुआ डाइलेक्ट्रिक के पोलराइजेशन से, डाइलेक्ट्रिक के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान सेपरेशन आने से इलेक्ट्रिक ने भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रही है, जिसकी वजह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी। हम गाउस लॉ के जो थर्ड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट से हम जानते हैं एज E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक के अंदर पोलराइजेशन से सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी डिक्रीज होगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि यूनिट एरिया पे जो चार्ज है वो कम होगा। हम ये भी जानते हैं फ्रॉम पोटेंशियल ग्रेडियंट, फ्रॉम पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट है V इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा R। इन दिस केस न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखूंगा, डेल्टा V की जगह V रखूंगा और सॉरी ये E है, E इज इक्वल टू, इन दिस केस E इज इक्वल टू V अपॉन D। तो वेयर D इज फिक्स्ड, D कांस्टेंट है, सिर्फ वेरिएबल है। अगर D को मैं कांस्टेंट और इक्वल टू को हटाऊंगा तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आएगा, यहाँ पर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगी। E जब लो होगी देन V विल बी लो, पोटेंशियल भी लो होगा। जब पोटेंशियल लो होगा आल्सो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। जब पोटेंशियल लो होगा, व्हेन पोटेंशियल इज लो देन C इंक्रीज। इस तरह से कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी। यहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक को अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट के दरमियान रखा, इसलिए हमने यहाँ पे ये फार्मूला लगाया। आप यूँ लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट when E decreases then sigma decreases। E डिक्रीज होगा तो सिग्मा डिक्रीज होगा। फ्रॉम पोटेंशियल ग्रेडियंट, दो प्लेट के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दो प्लेट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस भी है और डिस्टेंस भी है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मैंने फार्मूला लगा दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू है, माइनस ड्रॉप करके लिखा है मैंने। इस केस में डेल्टा V है, डेल्टा R की जगह मैंने D रखा, तो V इज इक्वल टू ED। यहाँ पर जो डिस्टेंस है सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट इज फिक्स्ड, उसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं। सो वेरिएबल हमारे पास है V एंड E। सो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है तो पोटेंशियल भी कम होगा। जब पोटेंशियल कम होगा तो कैपेसिटर इक्वेशन से हम जानते हैं Q इज इक्वल टू CV। तो पोटेंशियल कम होगा तो चार्ज भी कम हुआ, इसलिए हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हुआ। यूनिट एरिया के ऊपर चार्ज की अमाउंट कम होगा तो जो बैटरी है वो एक्स्ट्रा चार्ज इस प्लेट के ऊपर डाल पाएंगी, यानी कि बैटरी जो है ज़्यादा काम करेगी। यहाँ पे तो हम वर्क कर रहे हैं, वर्क कौन कर रही है? बैटरी कर रही है। तो बैटरी फ्री इलेक्ट्रॉन को राइट प्लेट से लेफ्ट प्लेट की तरफ लेकर आ रही। राइट प्लेट और लेफ्ट प्लेट इस केस में है क्योंकि हमने राइट प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया है, लेफ्ट प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज कंसिडर किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे काम होगा तो इनके दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी। इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए, यानी कि स्पेशल काइंड ऑफ इंसुलेटर को इस्तेमाल करते हुए हमने कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को बढ़ा दिया।
डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर में सिर्फ स्लाइटली डिफरेंस है। इंसुलेटर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना सकता, डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर दोनों करंट पास नहीं कर सकता। डाइलेक्ट्रिक सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है लेकिन करंट को पास नहीं करता। यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं। हम पोलर डाइलेक्ट्रिक इस्तेमाल नहीं करना है। जैसा कि वाटर है पोलर डाइलेक्ट्रिक है, तो उसके पहले से भी पोल बने होते हैं। जब हम पोलर डाइलेक्ट्रिक को हम दो प्लेट के दरमियान रखेंगे तो उसके ऊपर टार्क अप्लाई होता है। टार्क अप्लाई होने से एनर्जी लूज होती है, यानी कि वो करंट को पास करता है। पोलर डाइलेक्ट्रिक करंट को पास कर सकता है क्योंकि टार्क लगता है, जिसकी वजह से हमारी जो कैपेसिटर है उसकी एनर्जी ज़ाया हो जाती है, यानी कि एनर्जी स्टोर होने के बजाय एनर्जी कम हो जाती है। इसलिए हम इस केस के अंदर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक ये होता है वो डाइलेक्ट्रिक जिसके जो एटम का जो डाइपोल है, सपोज ये डाइपोल है, एटम के जो डाइपोल है वो रैंडमली ओरिएंटेड होता है, ऐसे ऐसे। लेकिन ये जो एक एटम है, इन दोनों डाइपोल के डायरेक्शन अपोजिट हो, डाइपोल तो बना हुआ है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो तो आपस में कैंसिल होगी, तो नेट डाइपोल मूवमेंट है वो जीरो होगा। डाइपोल मूवमेंट जीरो होगा, उसको हम कहते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। वाटर के एटम या मॉलिक्यूल का जो नेट मूवमेंट है वो जीरो नहीं होता, इसलिए ये वाटर जो है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है।